कि जो हमारे पहले व्यक्तित्व हैं आज की इस वीडियो के। ठीक है, तो श्रीदेव सुमन काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम में यहाँ से काफी बार प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं समरी के रूप में। इनका जो मूल नाम था वो था दोस्तों क्या, श्रीदत्त बडोनी। तो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि श्रीदेव सुमन का मूल नाम क्या था। तो श्रीदेव सुमन जी का मूल नाम था श्रीदत्त बडोनी, और इनका जन्म हुआ था 25 मई 1916 ईस्वी को टिहरी गढ़वाल जनपद के बमुंडपट्टी के जौल नामक ग्राम में। तो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि श्रीदेव सुमन जी का जन्म कब हुआ था। तो 25 मई 1916 को टिहरी गढ़वाल जनपद के बमुंडपट्टी के जौल नामक ग्राम में श्रीदेव सुमन जी का जन्म हुआ था, और इनका मूल नाम था श्रीदत्त बडोनी। इनके पिताजी का नाम था दोस्तों हरिराम बडोनी जी, जो कि एक प्रसिद्ध वैद्य थे, और मात्र 36 वर्ष की आयु में ही दोस्तों उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो हैजे का शिकार हो गए थे रोगियों का इलाज करते करते। इसी कारण काफी लोकप्रिय वैद्य के रूप में भी हरिराम बडोनी जी को जाना जाता है, जो कि कौन थे, श्रीदेव सुमन जी के पिताजी थे। इनकी माता जी का नाम था तारा देवी, और इनका मूल नाम था श्रीदत्त बडोनी। और श्रीदेव सुमन जी की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, तो इनकी पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी, और यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अब श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी था, जिन्हें श्रीदेव सुमन जी प्यार से डब्बी कहकर पुकारते थे। तो आपको ये भी नोट डाउन करना है कि विनय लक्ष्मी इनकी पत्नी का नाम था, जिन्हें प्यार से डब्बी कहकर पुकारते थे। और विनय लक्ष्मी जी दोस्तों देवप्रयाग से 2 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा हेतु भी चुनी गई थी। इसी कारण एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि श्रीदेव सुमन जी की पत्नी का नाम क्या था, तो यह था विनय लक्ष्मी जी। अगर इनकी हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, तो श्रीदेव सुमन जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव चंबा खाल टिहरी या चंबा टिहरी में हुई थी। उसके बाद 1931 के आसपास वह टिहरी से उन्होंने मतलब मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करी, और अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान ही दोस्तों 1903 में वह किसी काम से देहरादून गए थे, और वहां सत्याग्रही जत्थों को देखकर वह उसमें शामिल हो गए। उसी कारण 1930 में इनको पहली बार जेल भी हुई थी। तो डायरेक्टली आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्रीदेव सुमन जी को प्रथम बार जेल कब हुई, तो 1930 में दोस्तों मात्र 14 से 15 वर्ष की आयु में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण इनको प्रथम बार जेल हुई थी। और ये कितने दिन तक जेल में रहे थे, लगभग 15 दिन यह जेल में रहे थे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 1931 के बाद ये देहरादून चले गए, और वहाँ पे इन्होंने नेशनल हिंदू स्कूल में अध्यापन का कार्य करने लगे। साथ ही साथ यह अध्ययन भी करते रहे। यहाँ से कुछ दिनों के लिए लाहौर भी गए दोस्तों, उसके बाद ये दिल्ली भी गए, और पंजाब विश्वविद्यालय ने इन्हें रत्न भूषण और प्रभाकर परीक्षाएं उत्तीर्ण की। फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन की विशारद एवं साहित्य रत्न की परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करी थी। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, यह भी अगर आप नोट करना चाहते तो कर लीजिए, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कि श्रीदेव सुमन जी ने रत्न भूषण और प्रभाकर नामक परीक्षाएं कहाँ से उत्तीर्ण करी। तो पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने रत्न भूषण और प्रभाकर परीक्षाएं उत्तीर्ण करी, और फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन की विशारद और साहित्य रत्न की परीक्षाएं भी इन्होंने ही उत्तीर्ण करी थी। ठीक है, इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं दोस्तों। 1937 से यह सुमन सौरभ के नाम से अपनी कविताएं प्रकाशित करते थे। कब, 1937 से। और यह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ साथ ही दोस्तों एक पत्रकार के रूप में भी इनको जाना जाता है, यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र से भी इनका काफी लगाव माना जाता रहा है। ठीक है, और 1936 या 1937 कहें या 1938 कहें दोस्तों, तीनों ईयर आपको इसमें याद करने पड़ेंगे, अलग अलग बुकों में अलग अलग है। 1936, 37 या 38 में इन्होंने क्या किया, गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी थी। 38 तो आप छोड़ दीजिएगा, 1936 और 37 आप याद रखिएगा। कहीं कहीं दिया गया 1936, कहीं कहीं दिया गया 1937। वैसे अगर विकीपीडिया की बात करें तो विकीपीडिया में 1937 दिया गया, तो आपको 1937 ही याद रखना है कि 1937 में इन्होंने गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी थी। कहां पर करी थी गणदेश सेवा संघ की स्थापना, दिल्ली में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने करी, तो श्रीदेव सुमन जी ने करी थी। कब करी थी, 1936 या फिर 1937 में। ठीक है, 1936 या 37, वैसे 37 वाले को ज्यादा सही मानिएगा। और कहां पर करी थी, दिल्ली में करी थी गणदेश सेवा संघ की स्थापना। और किसके प्रयासों से, तो श्रीदेव सुमन, मूर्तिराम भट्ट और महीधर शर्मा बर्थवाल जी के प्रयासों से ही गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1937 में दिल्ली में की गई थी। और अभी वर्तमान में दोस्तों आजादी के बाद इसी गणदेश सेवा संघ का नाम बदल के क्या रख दिया गया, हिमालयन सेवा संघ रख दिया गया। तो यहां से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिमालयन सेवा संघ की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, तो 1937 में श्रीदेव सुमन, मूर्तिराम भट्ट और महीधर शर्मा बर्थवाल जी के प्रयासों से हिमालयन सेवा संघ या गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है,
इसी के साथ साथ दोस्तों 1939 में इन्होंने क्या किया, टिहरी राज्य प्रजामंडल की भी स्थापना करी थी। कब? 1939 में। किसकी? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना भी करी थी। और इसी के साथ साथ इनके कुछ अलग अलग स्टेटमेंट थे जिनके बारे में हम एट लास्ट अभी जानेंगे। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। तो श्रीदेव सुमन, जिनका जन्म हुआ था 25 मई 1916 ईस्वी को टिहरी गढ़वाल जनपद के बमुंडपट्टी के जौल नामक ग्राम में। यह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे दोस्तों। इसी के साथ साथ टिहरी रियासत को मुक्त करने हेतु भी इन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके पिताजी का नाम था हरिराम बडौनी जी, जो कि एक प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे। इनकी माता जी का नाम था तारा देवी। और श्रीदेव सुमन जी का मूल नाम था क्या? श्रीदत्त बडौनी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चंबा टिहरी में उत्तीर्ण हुई थी। और इनकी जो पत्नी का नाम था वो था विनय लक्ष्मी, जिन्हें प्यार से डब्बी कहकर संबोधित करते थे। और यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है। 1930 में मात्र 14 वर्ष की आयु में नमक सत्याग्रह में भाग लिया तथा 15 दिन तक यह जेल में रहे थे। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड से नमक सत्याग्रह में भाग किसने लिया था? तो वैसे तो दोस्तों नमक सत्याग्रह में इन्होंने डायरेक्टली भाग नहीं लिया था, लेकिन देहरादून ये गए थे जब, तो देहरादून में इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। ठीक है। तो कब लिया था? 1930 में। और 15 दिन तक यह उसके कारण जेल में रहे थे। उसके बाद 1931 में ये देहरादून चले गए और यहाँ पर इन्होंने नेशनल हिंदी स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। उसके बाद मैंने आपको बता दिया पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने दोस्तों अपनी अन्य शिक्षाएं कंप्लीट करी, जिसमें थी रत्न, भूषण, प्रभाकर, विशारद और साहित्य रत्न आदि परीक्षाएं इन्होंने कहाँ से उत्तीर्ण करी? पंजाब विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करी थी। ठीक है। इसी के साथ साथ इनका पत्रकारिता के क्षेत्र में भी विशेष लगाव था दोस्तों। और इन्होंने हिंदू एवं धर्मराज्य नामक अखबारों में भी काम किया था। ठीक है। तो प्रश्न इस प्रकार के पूछा जा सकता है कि हिंदू और धर्मराज्य नामक अखबारों में किसके द्वारा काम किया गया था? तो श्रीदेव सुमन जी के द्वारा काम किया गया था। ठीक है। उसके बाद 1936 या 1937, आप इसे 1937 करिएगा दोस्तों, विकिपीडिया में 1937 दिया गया, तो 37 को आप ज़्यादा प्रेफरली दीजिएगा। ठीक है। 1937 में इन्होंने गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी और बाद में यही गणदेश सेवा संघ जो था दोस्तों उसे हिमालयन सेवा संघ के नाम से जाना जाने लगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1937 आपको सबसे पहले याद रखना है। बुक्स में तो 1936 दिया गया है, लेकिन 1937 विकिपीडिया में दिया गया है। ठीक है। और गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने करी थी? श्रीदेव सुमन ने करी थी। किसके किसके प्रयासों से मिलकर? मूर्तिराम भट्ट और महिदा शर्मा भट्टवाल जी के प्रयासों से मिलकर इन्होंने गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी थी 1937 में। और बाद में स्वतंत्रता के बाद दोस्तों इसी गणदेश सेवा संघ का नाम बदलकर कर दिया गया हिमालयन सेवा संघ। उसके बाद 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित आदि नेताओं ने भाग लिया था, जिसमें इन्होंने गढ़वाल के दोनों खंडों की एकता पर जोर देते हुए कहा कि यदि गंगा हमारी माता होते हुए भी हमें मिलाने के बजाय दो हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को ही काट देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है दोस्तों कि श्रीदेव सुमन ने कब कहा कि यदि गंगा हमारी माता होकर हमें आपस में मिलाने के बजाय दो हिस्सों में बांटती है तो हम उस गंगा को ही काट देंगे। तो ये इन्होंने कहा था दोस्तों 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में जिला कांग्रेस कमेटी के एक राजनीतिक सम्मेलन में, जिसमें काफी बड़े नेताओं ने भी भाग लिया था। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि श्रीदेव सुमन ने कब कुमाऊं और गढ़वाल या उत्तराखंड के दोनों खंडों कुमाऊं और गढ़वाल की एकता पर जोर देते हुए एक स्टेटमेंट दिया था? तो 1938 में दिया था। ठीक है। और स्टेटमेंट क्या था? यदि गंगा हमारी माता होते हुए भी हमें दो भागों में बांटती है तो हम इस गंगा को ही काट देंगे। इसके बाद दोस्तों 1937 में इन्होंने गणदेश सेवा के संघ की स्थापना करी। 1938 में जिला कांग्रेस कमेटी के एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें उन्होंने एकता पर जोर देते हुए कहा, यही स्टेटमेंट कहा था, यदि गंगा हमारी माता होते हुए हमें आपस में विभाजित करती है तो हम उस गंगा को ही काट देंगे। उसके बाद एट लास्ट वन 23 जनवरी 1939 मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी? देहरादून में की गई थी। तो ये दो पॉइंट की पॉइंट है दोस्तों। गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? दिल्ली में। दिल्ली में की गई थी, आपको याद रखना, दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई थी 1936 या 1937 में। और टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि जनवरी 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो देहरादून में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? श्रीदेव सुमन जी के द्वारा की गई थी। उसके बाद अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें 29 अगस्त 1942 को देवप्रयाग से गिरफ्तार कर लिया गया तथा नवंबर 1943 तक मुनि की रेती, देहरादून, आगरा सेंट्रल आदि जेलों में इन्हें बंद रखा गया। ठीक है। उसके बाद 9 नवंबर 1943 को ये जेल से रिहा भी हो गए थे। ठीक है। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी इन्होंने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिस कारण ये काफी मतलब लगभग दोस्तों एक साल से अधिक समय तक जेल में भी रहे थे, जिसमें मुनि की रेती जेल, देहरादून जेल, आगरा सेंट्रल जेल में ही बंद रहे थे। उसके बाद 9 नवंबर 1943 को यह आगरा जेल से रिहा भी हुए थे।
टिहरी जनपद में पुनः प्रवेश करने के कारण दिसंबर 1939 में इन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इनके टिहरी जनपद, जब इन्होंने टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना करी, राजशाही के विरुद्ध आंदोलन किया, तो इनके टिहरी गढ़वाल जनपद में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन जब यह 1943 में दोस्तों जेल से रिहा हुए नवंबर 1943 में, तो पुनः यह टिहरी गढ़वाल जनपद में प्रवेश किए या पुनः टिहरी गढ़वाल जनपद में गए, जिस कारण इन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इन्हें टिहरी गढ़वाल जनपद में प्रवेश करना मना किया गया था। ठीक है, वह माफी मांगने पर मजबूर किया गया। तो इन्होंने कहा था दोस्तों कि तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते। तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, किसका स्टेटमेंट है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते, तो वह है श्रीदेव सुमन का। और कब दिया था इन्होंने? दिसंबर 1943 में, जब इन्हें टिहरी जनपद में पुनः प्रवेश के कारण माफी मांगने के लिए कहा गया था। ठीक है, इसी के बाद दोस्तों जब इन्हें दिसंबर 1943 में गिरफ्तार किया गया, तो झूठे गवाहों के आधार पर इनके ऊपर मुकदमा दायर किया गया। तत्पश्चात इनको 2 वर्ष का कारावास व 200 रुपये जुर्माने की सजा भी हुई थी। और इसी दौरान दोस्तों 30 दिसंबर 1943 जब इन्हें गिरफ्तार किया गया, तब से लेकर 25 जुलाई 1944 तक यह 209 दिन जेल में बंद रहे थे। और जेल में इसी दौरान दोस्तों इन्होंने भूख हड़ताल करी थी 84 दिन की, और उसी भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी कब? 25 जुलाई 1944 को। तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट करना है दोस्तों कि श्रीदेव सुमन कितने दिन तक जेल में रहे थे, मतलब टिहरी राज्य प्रजामंडल के विरोध के कारण या झूठे आरोपों के कारण, तो 209 दिन। कब से कब तक? 30 दिसंबर 1943 से 25 जुलाई 1944 तक। ठीक है, आगे कुछ और पॉइंट है उनके बारे में बात करते हैं। 29 फरवरी 1944 को जेल कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के विरोध में इन्होंने आवरण अनशन शुरू किया, तथा इनकी 3 मांगे थी। टिहरी राजा से मानवेंद्र शाह को इन्होंने 3 मांगे भेजी थी, और 15 दिन में इन्होंने उसका जवाब भी मांगा था। क्या? प्रजामंडल को मान्यता दो, मुझे पत्र व्यवहार की स्वतंत्रता दी जाए, और मेरे विरुद्ध झूठे मुकदमे की अपील राजा स्वयं सुने। तो ये थे दोस्तों इनकी 3 प्रमुख मांगे, जो कि इन्होंने 29 फरवरी 1944 को जेल कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के विरोध में करी थी टिहरी के राजा मानवेंद्र शाह से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है दोस्तों कि श्रीदेव सुमन या टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना के समय या श्रीदेव सुमन के कार्यकाल के समय पे टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो वो था कौन दोस्तों? मानवेंद्र शाह। और मानवेंद्र शाह से इन्होंने एक एप्लीकेशन भेजी जिसमें इनकी प्रमुख 3 मांगे थी, और उसका जवाब इन्होंने 15 दिन में मांगा था। कौन कौन सी मांगे थी? प्रजामंडल को मान्यता दो, मुझे पत्र व्यवहार की स्वतंत्रता दी जाए, और मेरे विरुद्ध झूठे मुकदमे की अपील को राजा स्वयं सुने। इसी के बाद दोस्तों जब हमारे मानवेंद्र शाह ने किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया, तो 3 मई 1944 को श्रीदेव सुमन ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो ये पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि श्रीदेव सुमन ने आमरण अनशन कब शुरू किया? 3 मई 1944 को श्रीदेव सुमन ने आमरण अनशन शुरू किया, तथा 25 जुलाई 1944 तक 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि आमरण अनशन कब से शुरू किया है दोस्तों? 3 मई 1944 से, और इनकी मृत्यु कब हुई? 25 जुलाई 1944 को, लगभग 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और यहां से दोस्तों एग्जाम में भी एक बार प्रश्न पूछा गया है कि किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद हुई थी? तो वो हुई थी श्रीदेव सुमन की। और इसी के साथ साथ एक और प्रश्न इनसे पूछा जाता है दोस्तों कि श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 25 जुलाई 1944 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, और आमरण अनशन इन्होंने कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो 3 मई 1944 को इन्होंने आमरण अनशन शुरू किया, और 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी कब? 25 जुलाई 1944 को। ठीक है, इनके काफी सारे स्टेटमेंट थे दोस्तों। इनका एक कथन ये भी था कि मैं अपने प्राण दे दूंगा लेकिन टिहरी राज्य के नागरिक अधिकारों को सामंती शासन के पंजों से कुचलने नहीं दूंगा। ठीक है, और 25 जुलाई को दोस्तों इनकी ही मृत्यु की स्मृति में क्या मनाया जाता है? उत्तराखंड वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है। तो यह पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि उत्तराखंड में वृक्षारोपण दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जुलाई को प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड में वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है। और किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो श्रीदेव सुमन की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि श्रीदेव सुमन को पत्रकारिता का भी शौक था, और इन्होंने अनेक अखबारों में भी काम किया था, जैसे कि हिंदू अखबार और धर्मराज्य अखबार में भी इन्होंने काम किया था। ठीक है, इसी के साथ साथ हिंदी पत्र बोध बाल पत्रिका का भी इन्होंने प्रकाशन किया था, और 1937 से इन्होंने दोस्तों सुमन सौरभ नाम से यह अपनी कविताएं लिखते थे। तो प्रश्न यह भी बन सकता है कि सुमन सौरभ नाम से कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपनी कविता संग्रह लिखते थे? तो वो थे कौन? श्रीदेव सुमन जी। और सुमन सौरभ नाम से श्रीदेव सुमन ने अपना पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित किया था? तो 1937 में इन्होंने सुमन सौरभ नाम से अपना पहला कविता संग्रह प्रकाशित किया था। ठीक है, और इनकी पत्नी विनय लक्ष्मी देवप्रयाग से 2 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा हेतु भी चुनी जा चुकी है, और इनकी पत्नी का नाम एग्जाम में भी पूछा जा चुका था। ठीक है, अब यहाँ से 1-2 पॉइंट और बनते हैं दोस्तों कि श्रीदेव सुमन की मृत्यु के लिए
कौन सी जांच कमेटी का गठन किया गया था? तो श्रीदेव सुमन की मृत्यु की जांच हेतु बद्रीदत्त पांडे कमेटी का गठन किया गया था। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि श्रीदेव सुमन की मृत्यु हेतु की जांच कमेटी का गठन किया गया था, तो बद्रीदत्त पांडे जांच कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, इसी के साथ साथ हिंदू और धर्मराज्य अखबारों में भी इन्होंने काम किया और राष्ट्रमत और कर्मभूमि पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया था। ठीक है, तो कर्मभूमि पत्रिका और राष्ट्रमत पत्रिका से भी ये संबंधित थे। ठीक है, इसी के साथ साथ एक हिमांचल नाम का पत्र था दोस्तों, उसमें भी इन्होंने कुछ समय तक काम किया था और हिमांचल नाम की पुस्तक भी इन्होंने छपवाई थी। ठीक है, हिमांचल नाम की, तो इस यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिमांचल नाम की पुस्तक छपवाकर किसने टिहरी रियासत में बंटवाई थी? तो श्रीदेव सुमन ने ही हिमांचल नाम की पुस्तक छपवाकर टिहरी रियासत में बंटवाई थी। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों टिहरी राजशाही ने इन्हें कई बार नौकरी का आमंत्रण दिया ताकि ये अपना आंदोलन कम कर देंगे, तो इन्होंने किसी भी प्रकार का लालच को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, इसी के साथ साथ इनके कुछ और स्टेटमेंट थे, जैसे कि मैं अपने शरीर के कण कण को नष्ट होने दूंगा, लेकिन टिहरी के नागरिक अधिकारों को कभी भी कुचलने नहीं दूंगा। इसी के साथ साथ एक और इनका काफी महत्वपूर्ण दोस्तों आप कह सकते हैं लाइन थी कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं जहां अपने भारत देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता के ध्येय में विश्वास करता हूं, वहां टिहरी राज्य में मेरा और प्रजामंडल का उद्देश्य वैध एवं शांतिपूर्ण उपायों से श्री महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन प्राप्त करना और सेवा के साधन द्वारा राज्य की सामाजिक, आर्थिक तथा सब प्रकार की उन्नति करना है। हाँ, मैंने प्रजा की भावना के विरुद्ध काले कानूनों एवं कार्यों की अवश्य आलोचना की है और मैं इसे प्रजा का जन्मसिद्ध अधिकार भी मानता हूँ। ये इनकी कुछ स्पेशल लाइनें थी दोस्तों। और उसके बाद एट लास्ट वन 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके रिगार्डिंग दोस्तों और भी काफी सारे पॉइंट है, इनके ऊपर तो पूरी पुस्तक ही है एक श्रीदेव सुमन के ऊपर, तो उतने सारे पॉइंट डिस्कस करके हमें कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने आपको बता दी। और एक और इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों इनसे रिलेटेड, जब इनकी मृत्यु हुई थी 25 जुलाई 1944 को, तो जो जेल प्रशासन था उन्होंने क्या किया, इनकी लाश को कंबल में लपेटकर भागीरथी और भिलंगना के संगम के नीचे तेज प्रवाह में फेंक दिया। तो देखिए ये भी काफी एक अन्यायपूर्ण, ये कितना महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दोस्तों, उसकी लाश को इस प्रकार से फेंक दिया गया। ठीक है, उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन्होंने क्या किया था, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना करी थी 1939 में। और उसी टिहरी राज्य प्रजामंडल को एक और प्रश्न पूछा जाता है कि वैधानिकता कब प्रदान की गई? तो 1947 में इस टिहरी राज्य प्रजामंडल को वैधानिकता प्रदान की गई दोस्तों। और 1947 में ही वैधानिकता प्राप्त होने के बाद टिहरी राज्य प्रजामंडल का प्रथम सम्मेलन आयोजित होता है। कब? मई 1947 को। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि वैधानिक करार के पश्चात जो प्रजामंडल था या टिहरी राज्य प्रजामंडल था उसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो मई 1947 में उसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। और कहाँ हुआ था? यह भी टिहरी गढ़वाल जनपद में ही इनका प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो इतने पॉइंट्स हैं दोस्तों श्रीदेव सुमन जी से इंपोर्टेंट, जो कि हमने डिस्कस अप कर लिए हैं। तो एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ इनके बारे में जल्दी जल्दी में, कि जन्म हुआ था 25 मई 1916 को टिहरी गढ़वाल जनपद के बमुंडपट्टी के जौल नामक ग्राम में। ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनके पिताजी का नाम था हरिराम बड़ौनी, जो कि प्रस्तुत वैद्य थे। माता थी तारा देवी, इनका मूल नाम था श्रीदत्त बड़ौनी। प्रारंभिक शिक्षा चंबा में उत्तीर्ण की और पत्नी का नाम था इनकी विनय लक्ष्मी। ठीक है, 1930 में प्रथम बार जेल गए दोस्तों नमक सत्याग्रह के दौरान। देहरादून में इन्होंने नमक सत्याग्रह चलाया था। ठीक है, और 1937 में इन्होंने गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी। कहाँ पर? दिल्ली में, जिसे आप हिमालयन सेवा संघ के नाम से जाना जाता है। 1938 में इन्होंने श्रीनगर गढ़वाल में जिला कांग्रेस कमेटी की एक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसमें एकता पर भाषण दिया। 23 जनवरी 1939 को इन्होंने टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना करी। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें जेल में बंद किया गया। ठीक है, उसके बाद इन्हें दिसंबर 1943 में फिर से जेल में बंद किया गया और इनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। और 30 दिसंबर 1943 से लेकर 25 जुलाई 1944 तक यह 209 दिन जेल में ही बंद थे। और 29 फरवरी 1944 को जेल कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के विरोध में उन्होंने दोस्तों आमरण अनशन शुरू करने की चेतावनी दी। और टिहरी राज्य के जो राजा थे उस टाइम पे कौन? मानवेंद्र शाह। उनके लिए 3 मांगे रखी। प्रजामंडल की मान्यता, मुझे पत्र व्यवहार की स्वतंत्रता दी जाए और मेरे विरुद्ध युद्ध मुकदमे की अपील राजा स्वयं ने। लेकिन इनकी मांगे नहीं मानी गई, जिस कारण इन्होंने 3 मई 1944 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। और उसके बाद दोस्तों 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसी 25 जुलाई को उत्तराखंड में वृक्षारोपण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी के साथ साथ इन्होंने दोस्तों 1937 में अपनी प्रथम कविता संग्रह सुमन सौरभ कविता संग्रह को प्रकाशित किया। और इनकी मृत्यु की जांच हेतु बद्रीदत्त पांडे कमेटी का भी गठन किया गया था। और इन्होंने हिंदी पत्र बोध बाल पत्रिका में काम किया। हिमांचल नाम की पुस्तक छपवाकर इन्होंने टिहरी रियासत में बंटवाई। साथ ही साथ राष्ट्रमत और कर्मभूमि पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों श्रीदेव सुमन से, जो कि एग्जाम्स में पूछी जा सकती है और काफी बार पूछी भी जा चुकी हैं। अगले हमारे प्रसिद्ध जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आते हैं, जो व्यक्तित्व आते हैं, वो है दोस्तों सदानंद कुकरेती जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
इन्हें दोस्तों गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो सदानंद कुकरेती जी को जाना जाता है, जिनका जन्म 7 मार्च 1886 को पौड़ी गढ़वाल जनपद के दाम्बूपट्टी के गुइली नामक गांव में हुआ था। ठीक है, और 1913 में इन्होंने पौड़ी से विशाल कीर्ति नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया था, जो कि 1915 में गढ़वाल समाचार पत्र में इसका विलय हो गया था। और इनका निधन हो गया कब, 18 जुलाई 1937 को। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो बात करते हैं। ठीक है, जन्म 7 मार्च 1886 में पौड़ी गढ़वाल की दाम्बूपट्टी के गुइली नामक गाँव। गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता के संस्थापकों में से एक के रूप में इनको जाना जाता है। तो गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता के संस्थापक में से एक के रूप में सदानंद कुकरेती जी को जाना जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ गढ़वाल में बंग भंगा आंदोलन कार्यकर्ताओं में से प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में भी सदानंद कुकरेती जी को जाना जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सदानंद कुकरेती जी का संबंध इनमें से किन आंदोलनों से था, तो बंग भंगा आंदोलन आपको ऑप्शन में वहां पर दिया जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों 1913 में पौड़ी से इन्होंने विशाल कीर्ति नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, जो कि 1915 तक चला था। उसके बाद इन्होंने गढ़वाल समाचार में विलय हो गया था। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि विशाल कीर्ति नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था, 1913 में। किसने शुरू किया था, तो सदानंद कुकरेती जी ने। अगला प्रश्न बन सकता है कि विशाल कीर्ति नामक मासिक पत्रिका का विलय गढ़वाल समाचार पत्र में कब हुआ, तो 1915 में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों सदानंद कुकरेती जी को गढ़वाली ठाठ के प्रमुख स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि गढ़वाली ठाठ के स्तंभ प्रमुख के रूप में किसे जाना जाता है, तो गढ़वाली ठाठ के स्तंभ प्रमुख के रूप में भी सदानंद कुकरेती जी को ही जाना जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ टिहरी रियासत में बंदोबस्त अधिकारी के रूप में इन्होंने कार्य किया। उसके बाद इन्होंने हिंदू पाठशाला पौड़ी में अध्यापन कार्य भी किया था, और इनका निधन हो गया था कब, 18 जुलाई 1937 को। तो इंपोर्टेंट पॉइंट 2 या 3 ही है दोस्तों। विशाल कीर्ति नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, 1915 में इसका विलय हो गया गढ़वाल समाचार में। ठीक है, गढ़वाली ठाठ के स्तंभ प्रमुख के रूप में इनको जाना जाता है, और गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता के संस्थापकों के में से एक के रूप में भी इनको ही जाना जाता है। तो ये थी सदानंद कुकरेती जी से इंपोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अगला जो हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो है राम सिंह धोनी। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। एक प्रसिद्ध राष्ट्र सेवी पत्रकार के रूप में और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में राम सिंह धोनी जी को जाना जाता है। अगर हम बात करें राम सिंह धोनी जी की, तो इनका जन्म हुआ था 24 फरवरी 1893 को बिनौली ग्राम तल्लापट्टी सालम अल्मोड़ा में। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि राम सिंह धोनी का संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ठीक है, और एक राष्ट्र सेवी पत्रकार के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, और इनके रिगार्डिंगली एक और काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो भारतवर्ष में सर्वप्रथम जय हिंद का नारा देने का श्रेय भी राम सिंह धोनी जी को ही जाना है, और इन्होंने 1921 में सर्वप्रथम जय हिंद का नारा दिया था। ठीक है, और यह अपने मित्रों का अभिवादन भी जय हिंद नाम से ही करते थे। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। जन्म 24 फरवरी 1893 को ग्राम बिनौली तल्लापट्टी सालम अल्मोड़ा में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था क्या, ठाकुर हिम्मत जोशी जी। ठीक है, और इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अल्मोड़ा से ग्रहण की, और इन्होंने अपना स्नातक किया कहाँ से, इलाहाबाद से। ठीक है, इसी के साथ साथ अल्मोड़ा में इन्होंने छात्र सम्मेलन सभा की स्थापना भी करी थी। तो प्रश्न बन सकता है कि छात्र सम्मेलन सभा की स्थापना अल्मोड़ा में किसके द्वारा की गई थी, तो राम सिंह धोनी जी के द्वारा की गई थी। उसके बाद 1914 में स्वामी सत्यदेव संपर्क शुद्ध साहित्य समिति और समर स्कूल के संस्थापकों, ये समर स्कूल संस्थाओं के सदस्य के रूप में भी इनको ही जाना जाता है। ठीक है, तो 1914 में स्वामी सत्यदेव संपर्क शुद्ध साहित्य समिति और समर स्कूल संस्थाओं के सदस्य बने थे कौन, राम सिंह धोनी जी। उतना इंपोर्टेंट पॉइंट है नहीं। इसी के साथ साथ इन्होंने दोस्तों शक्ति अखबार के चौथे संपादक के रूप में भी काम किया था। ठीक है, और शक्ति अखबार का प्रकाशन सर्वप्रथम 1918 में किया था। किसने किया था, बद्रीदत्त पांडे जी ने किया था, और शक्ति अखबार के ही चौथे संपादक के रूप में भी इन्होंने काम किया था। कब से कब तक, 3 नवंबर 1925 से लेकर 23 मार्च 1926 को। इसी के साथ साथ कुमाऊं कमिश्नर विजडम ने दोस्तों, जो कि 1914 से 24 तक इन्होंने यहाँ पे कार्यकाल किया था, ने इनकी तीव्र बुद्धि से प्रभावित होकर नायब तहसीलदार का पद देना चाहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। तो राम सिंह धोनी जी को नायब तहसीलदार का पद देने के लिए किस कमिश्नर ने बात करी थी, तो करी थी दोस्तों कौन, कुमाऊं कमिश्नर विजडम। 1914 से 24 के बीच में ही थे, और इसी दौरान इन्होंने इनको नायब तहसीलदार का पद देना चाहा, लेकिन इन्होंने इस पद से मना कर दिया था। और धोनी ने भारतवर्ष में सर्वप्रथम जय हिंद का नारा दिया था, और कब दिया था, 1921 में। और धोनी अपने मित्रों का अभिवादन जय हिंद नाम से ही करते थे। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जय हिंद का नारा सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, तो राम सिंह धोनी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और राम सिंह धोनी जी की ही मृत्यु हो गई थी कब दोस्तों, 12 नवंबर
1930 को, 12 नवंबर 1930 को मात्र 37 वर्ष की आयु में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इनकी ही स्मृति में सालम में 1935 ईस्वी में रामसी धोनी आश्रम की स्थापना की गई। यही सालम सन 42 की जन क्रांति का एक केंद्र स्थल भी बन गया था। ठीक है, तो सालम की क्रांति आप लोगों ने सुना होगा, सालम का शेर भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न बन सकता है कि राम सिंह धोनी आश्रम की स्थापना कब की गई? 1935 में की गई। और कहाँ करी गई दोस्तों? सालम अल्मोड़ा में राम सिंह धोनी आश्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है, और सन 42 की जन क्रांति केंद्रीय स्थल के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है? तो वो जाना जाता है सालम अल्मोड़ा में। ठीक है, और कुमाऊं में जन जागरण के केंद्र के रूप में या स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के केंद्र के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है? तो वो भी अल्मोड़ा ही जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जयपुर प्रवास के दौरान सन 1922 में इन्होंने बंधु नामक मासिक अखबार का शुरू किया था। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि बंधु नामक मासिक अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राम सिंह धोनी जी के द्वारा शुरू किया गया था। कब? 1922 में। ठीक है, इसी के साथ साथ 1921 में इन्होंने फतेहपुर में कांग्रेस कमेटी का गठन किया। ठीक है, और इसी के साथ साथ इन्होंने बंबई में हिमालयन पर्वतीय संघ का भी गठन किया था। तो प्रश्न बन सकता है बंबई में हिमालयन पर्वतीय संघ का गठन किसने किया? राम सिंह धोनी ने किया। फतेहपुर में कांग्रेस कमेटी का गठन किसने किया? राम सिंह धोनी ने किया। कब किया? 1921 में किया था। इसी के साथ दोस्तों 12 नवंबर 1930 ईस्वी को मात्र 37 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो प्रश्न ये भी बन सकता है दोस्तों कि मात्र इनकी मृत्यु कब हुई राम सिंह धोनी जी की? तो 12 नवंबर 1930 को मात्र 37 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और 1955 में सालम में बने शहीद स्तंभ पर जय हिंद अभी भी लिखा हुआ विद्यमान है। ठीक है, तो ये तो इंपोर्टेंट है। अब देखिए एक बार बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, क्योंकि पॉइंट तो काफी सारे हैं दोस्तों। तो राम सिंह धोनी जन्म हुआ था कब? 24 फरवरी 1893 को। कहाँ पे? तल्लापट्टी सालम अल्मोड़ा में। पिताजी का नाम था क्या? ठाकुर हिम्मत जोशी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? अल्मोड़ा में छात्र सम्मेलन सभा की स्थापना करी और इसी के साथ साथ शक्ति अखबार के चौथे संपादक बने। कुमाऊं कमिश्नर विजडम ने इन्हें नायब तहसीलदार का पद देना चाहा, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। सर्वप्रथम इन्होंने भारत में जय हिंद का नारा दिया और अपने मित्रों का अभिवादन ये जय हिंद नाम से ही करते थे। उसके बाद 1921 में इन्होंने फतेहपुर में कांग्रेस कमेटी का गठन किया। बंबई में इन्होंने हिमालयी पर्वतीय संघ का गठन किया। 1922 में इन्होंने जयपुर प्रवास के दौरान बंधु नामक मासिक अखबार का प्रकाशन किया और एट लास्ट वन दोस्तों 12 नवंबर 1930 ईस्वी को मात्र 37 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी ही मृत्यु की स्मृति में या राम सिंह धोनी जी की स्मृति में 1935 ईस्वी में राम सिंह धोनी आश्रम की स्थापना की गई और यही सालम सन 42 की जन क्रांति का एक केंद्र स्थल भी था, जहां पर राम सिंह धोनी आश्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप लोगों को डायरेक्टली नोट डाउन करने